कैंप डेविड समझौता हुआ। इसके तहत अरब के कुछ देशों ने इजराइल से राजनीतिक रिश्ता स्थापित करने का फैसला किया। भारत को कैंप डेविड समझौते से भी इजराइल को लेकर अपनी नीति बदलने में मदद मिली। इसके बाद पश्चिम एशियाई शांति प्रतिक्रिया शुरू हुई और भारत इसमें हिस्सा लेना चाहता था। इसके लिए अमेरिका इजराइल ने भारत के सामने शर्त रखी कि वह जब तक पूरी तरह से राजनीतिक संबंध कायम नहीं कर लेता तब तक इसमें शामिल नहीं हो सकता। इजराइल के विदेश मंत्रालय के अनुसार भारत के लिए पश्चिम एशिया शांति प्रक्रिया में शामिल होना प्रतिष्ठा का विषय बन गया था। ऐसे में 23 जनवरी 1992 को भारत के तत्कालीन विदेश सचिव जे.एन. दीक्षित ने इजराइल के साथ राजनयिक रिश्ते कायम करने की घोषणा की। जे.एन. दीक्षित ने इस घोषणा को लेकर कहा था, मुझे इजराइल के साथ पूर्ण राजनयिक रिश्ते कायम करने और दोनों देशों में एक दूसरे के दूतावास खोलने की औपचारिक घोषणा के लिए कहा गया था। मैंने इसकी घोषणा 26 जनवरी को की। इजराइल के साथ राजनयिक रिश्ते कायम करने में 3 कारकों को सबसे अहम माना जाता है। 24 जनवरी 1992 को चाइना ने इजराइल से राजनयिक रिश्ता कायम कर लिया था। मॉस्को में तीसरे चरण की मध्य पूर्व शांति वार्ता शुरू हुई थी, जो 1992 में 28 जनवरी से 29 जनवरी तक चली। भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक में शामिल होने अमेरिका के आधिकारिक दौरे पर 1991 के फरवरी महीने में गए थे। इस दौरे को इजराइल से राजनयिक रिश्ता कायम करने की शुरुआत माना जाता है। जेएनयू में स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज के प्रोफेसर पी.आर. कुमार स्वामी ने 2002 में एक लेख लिखा था, जिसमें उन्होंने कहा था कि 1947 के बाद से ही अमेरिका ने इजराइल को भारत से रुख बदलने के लिए दबाव डालना शुरू कर दिया था। ये कोई संयोग या हादसा नहीं था, नरसिम्हा राव के अमेरिकी दौर से ही स्पष्ट हो गया था। इंडिया इजराइल पॉलिसी नाम की अपनी किताब में कुमारस्वामी ने लिखा है कि भारत को डर था और आशंका थी कि इजराइल से पूर्व राजनीतिक रिश्ते कायम करने से मध्य पूर्व और जो अरब देश है वो नाराज न हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हाँ, लेकिन जे.एन. दीक्षित ने अपनी किताब में लिखा है कि प्रधानमंत्री राव ने निर्देश दिया था कि अरब देशों में भारत के साथ राजदूतों को समझौता यानी उन्हें समझाया जाएगा ताकि वो अपनी बात ठीक से रख सके। जे.एन. दीक्षित ने अरब देशों की नाराजगी को लेकर अपनी किताब में लिखा है कि अरब देशों के कुछ राजदूतों ने भारत के इस फैसले को लेकर आपत्ति जताई और कहा कि भारत को इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। हमने फैसला किया है, जो आपत्ति जता रहे हैं उन्हें सीधा जवाब देना होगा, हम झुकेंगे नहीं। उन्नीस सौ 71 में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन यानी OIC का गठन हुआ। इसके बाद कश्मीर को लेकर रुख पाकिस्तान के पक्ष में ही रहा। 1991 में OIC के सदस्य ने, जो वहाँ के जो लोग थे उसमें जो मेंबर थे, उन्होंने देशों के विशेष मंत्रियों का सम्मेलन कराची में कराया और इसमें जम्मू कश्मीर में फैक्ट फाइंडिंग मिशन भेजने का प्रस्ताव पास किया गया। भारत ने इस मिशन को अनुमति नहीं दी। इसके बाद OIC ने भारत की निंदा की। मैंने कहा कि भारत ने अंतर्राष्ट्रीय मसलों पर कई इस्लामिक देशों का समर्थन किया, लेकिन कश्मीर के मामले में हमें समर्थन नहीं मिला। मैंने ये भी कहा कि भारत अपनी संप्रभुता में किसी किस्म की दखलंदाजी के सामने नहीं झुकेगा और अपने हितों के लिए काम करना जारी रखेगा। अरब के मीडिया में भारत की आलोचना हुई। कुछ लोगों ने भारत के इस फैसले पर सवाल उठाए, लेकिन इससे भारत और अरब के संबंध प्रभावित नहीं हुए। आज़ादी के बाद से भारत के संबंध मध्य पूर्व और अरब के मुस्लिम देशों से संबंध काफ़ी गहरे रहे, लेकिन कश्मीर के मामले में इनका रुख पाकिस्तान के साथ ही रहा। 1969 में मोरक्को के रबात में इस्लामिक देशों के शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया और इसमें शामिल होने के लिए भारत को भी बुलाया गया था, लेकिन पाकिस्तान के विरोध के बाद भारत से आमंत्रण वापस ले लिया गया। कई लोग मानते हैं कि भारत ने मध्य पूर्व के इस्लामिक देशों के पाकिस्तान परस्त रुख को देखते हुए इजराइल को गले लगाया। भारत के पास एक तर्क ये भी था कि इजराइल एक लोकतांत्रिक देश है।
केंद्र में पहली बार बीजेपी के नेतृत्व में सरकार आई और अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने तो इजराइल के साथ रिश्ते में और गहराई आई। वाजपेयी के शासनकाल में इजराइल के साथ आर्थिक, सामरिक, विज्ञान, तकनीक और कृषि के क्षेत्र में कई अहम समझौते हुए। वाजपेयी सरकार में दोनों देशों के बीच कई द्विपक्षीय दौरे हुए। 1992 में इजराइल से राजनयिक संबंध कायम होने के बाद भारत की ओर से पहली बार 2000 में तत्कालीन गृह मंत्री अडवाणी और विदेश मंत्री जसवंत सिंह ने इजराइल का दौरा किया। लाल कृष्ण अडवाणी ने अपनी किताब माई कंट्री माई लाइफ में अपने इजराइल दौरे को लेकर लिखा है, जून 2000 में इजराइल की मेरी 5 दिवसीय यात्रा से उस देश के साथ मेरे पुराने संबंध फिर से ताज़ा हो गए। नई परिस्थितियों में मित्रता बढ़ाने और द्विपक्षीय सहयोग को सशक्त करने में बड़े उपयोगी साबित हुए। 1995 में भाजपा अध्यक्ष के रूप में मैं इजराइल गया था। दोनों देशों जिनमें कई बातों में समानता है, उनके बीच राजनयिक संबंधों के पूर्ण सामान्य कारण में अपनी भूमिका पर मुझे गर्व है। इस दौरे में अडवाणी ने फलस्तीनी नेता यासिर अराफत से गाजा में मुलाकात की थी। इस दौरे में अडवाणी ने इजराइल से परमाणु सहयोग बढ़ाने की वकालत की थी। इसके बाद इजराइल के प्रधानमंत्री एरियल शारन 2003 में भारत दौरे पर आए और ये दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों के लिए काफ़ी अहम साबित हुआ। रशिया के बाद आज की तारीख में इजराइल भारत के लिए सबसे बड़ा। इसके बाद इजराइल के प्रधानमंत्री एरियल शारन 2003 में भारत दौरे पर आए और ये दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों के लिए काफ़ी अहम साबित हुआ। रशिया के बाद आज की तारीख में इजराइल भारत के लिए सबसे बड़ा हथियार आपूर्तिकर्ता देश है। 2017 जुलाई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजराइल के दौरे पर गए और ये किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री का पहला इजराइल दौरा था। अब तक कोई भी भारत से उच्च स्तरीय नेता इजराइल जाता था तो फलस्तीनी क्षेत्र में जरूर जाता था, लेकिन मोदी इस दौरे में फलस्तीनी इलाके में नहीं गए और न ही इस दौरे में फलस्तीनियों का एक बार भी नाम लिया था। हालांकि 2018 में मोदी अलग से फलस्तीनी इलाके गए। कहा जाता है कि भारत को अमेरिका के करीब लाने में इजराइल का सबसे बड़ा हाथ है। अमेरिका में यहूदी लॉबी को बहुत शक्तिशाली माना जाता है और बीजेपी शासन में भारत की इस लॉबी से करीबी रहती है। पिछले हफ्ते फिलिस्तीनी चरमपंथी संगठन हमास ने इजराइल में घुसकर हमला किया तो भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने खुलकर कहा कि भारत इस आतंकवादी हमले के खिलाफ इजराइल के साथ पूरी तौर पर खड़ा है। नरेंद्र मोदी ने इजरायली प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू से बात की और कहा कि मैं मुश्किल वक्त में आपके साथ खड़ा हूं और हमेशा खड़ा रहूंगा। आज के इस वीडियो में इतना ही। अब देखते रहें हिट टीवी। शुक्रिया।